Good morning students. Today we are going to start a new chapter, chapter 9, coordination compound. ठीक है. So why we are studying about this coordination compound? Because they are so much important, है ना. इनका जो है आप एप्लीकेशंस वैसे हमारे कोर्स से हट गया है, बट मुझे लगता है कि एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन से ही पता चलता है कि हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरी है, वो एप्लीकेशन पार्ट से ही पता चलता है. और ऑलमोस्ट सभी में जितना भी डिडक्शन हुआ है वो एप्लीकेशन पार्ट से डिडक्ट हो चुका है, जबकि एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए. तो फिर भी से बता देते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका एप्लीकेशन बेसिकली जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, लाइक मेटल्स के प्योरीफिकेशन में, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में हम ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे आपका क्लोरोफिल है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ठीक है. सो बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं. ठीक, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले ब्लैक एंड वाइट जो आता था ना, नेगेटिव आता था जिसको हम पॉजिटिव करते थे, फ़ोटो कैमरा वाला, पता है पहले का जो कैमरे रोल्स आते थे उसका नेगेटिव होता था, है ना. तो ब्लैक एंड वाइट जब आप उसको डेवलप करते हो ना, किसी नेगेटिव को, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को डेवलप करते हो, उस समय भी हमको ना एक सिल्वर का कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है. उसको ब्लैक एंड वाइट जो आपकी कलर फिल्म है, सॉरी जो फोटोग्राफिक फिल्म है ब्लैक एंड वाइट, उसको हमको डेवलप करना है तो हम सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज़ करते थे. ठीक है. पहले इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते थे, अब इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है. तो जनरली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं. लाइक आप जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे ना, वो कोबाल्ट के, निकल के, क्रोमियम के, आयरन के, आपको यही सब मिलेंगे. ठीक है. सो जो पहले हम लोग सिंपल सॉल्ट से शुरू करते हैं. अगर मैं बोलूँ कि सिंपल सॉल्ट क्या होता है, तो सिंपल सॉल्ट कैसे होगा, आपने एक एसिड, एक बेस लिया और एक एसिड लिया. ठीक है. उससे क्या बना दिया, एक सॉल्ट, और क्या बना, वाटर. तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल सॉल्ट हुआ. ठीक है. पर एक होता है सिंपल कंपाउंड है ये, पर एक कंपाउंड होता है एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड जो है वो आपस में कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है. जैसे कि KCl एक अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है. फिर MgCl2 अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, और वाटर, ये सब आपस में मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं. ये एक अलग कंपाउंड है. ठीक है. ये आपस में इनको क्या किया आपने, रिएक्ट करवाया और इनका क्रिस्टल बना दिया, तो हमको एक नया कंपाउंड मिलता है. ठीक है. ये एक इसको क्या बोलते हैं, क्रायोनोलाइट, कार्नालाइट, इसका नाम क्या है, कार्नालाइट. ठीक. अब ये एडिशन कंपाउंड भी ना दो टाइप के होते हैं. एक होता है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट वाला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे सर क्लास 12th में. ठीक है. और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. ठीक है. ये एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के. एक को क्या बोलते हैं हम, डबल सॉल्ट, और दूसरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. अभी डबल सॉल्ट क्या होते हैं, डबल सॉल्ट वो होते हैं कि अगर आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे ना, तो हर एक आयन अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये कार्नालाइट है हमारे पास, इसको आप पानी में डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, कार्नालाइट स्पेलिंग सही है कि नहीं देख रहे थे. ठीक. तो जब इस कार्नालाइट को आप पानी में डालोगे तो सब अलग अलग आयन्स मिलेंगे. जैसे अगर इस KCl को हमने डाल दिया वाटर में, KCl MgCl2.6H2. ठीक है. तो हमको क्या मिलेगा, K+ का आयन मिलेगा, Cl का क्लोराइड आयन मिलेगा, प्लस क्लोरीन के 3 आयन मिलेंगे. तो हम ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं. उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल सॉल्ट. जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, वो आयन्स में, अपने अलग अलग आयन्स में डिसोसिएट नहीं होते. ठीक है. जैसे उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं K4FeCN6. ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, K4FeCN6. ठीक है. तो जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो हमको मिलेगा 4K+ आयन प्लस FeCN6 4- आयन. तो ये जो है
ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड है जो इस ब्रैकेट ये जो आयन है जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। ये डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है कि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये पूरे आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, ठीक है। सो लिख लो, पहले सिंपल सॉल्ट लिखो, फिर एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन लिखो। सिंपल सॉल्ट लिख के पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद फिर एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। Double salt, these are formed when हाँ डबल नहीं सॉरी एडिशन कंपाउंड का डेफिनेशन मैं बोली थी ना, यहाँ स्पेस छोड़े एडिशन कंपाउंड के लिए। एडिशन कंपाउंड का पहले डेफिनेशन लिखो, these are formed when stoichiometric amount of two or more stable compounds join together. अच्छा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री इनका फिक्स होना चाहिए, है ना। जैसे मैं 1 मोल KCl ले रही हूँ, 1 मोल MgCl2 ले रही हूँ और 6 मोल वाटर के ले रही हूँ, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट है वो क्या होगा, फिक्स रहेगा। एडिशन कंपाउंड में कुछ भी नहीं ले लेना है हमको, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोल का ही, एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही हमको क्या लेने हैं, ये सारे स्टेबल कंपाउंड लेने हैं। तो ये स्टेबल कंपाउंड, ये स्टेबल कंपाउंड, ये भी स्टेबल कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कार्नालाइट। अब एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट लिखो क्या होता है, डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट and dissociate into ions in aqueous solution or in any other solvent. ठीक, तो ये सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे ही वाटर में डिजॉल्व या किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं ना। सो सेकेंड पॉइंट इसी में लिखना, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट आर, the properties of the double salt are essentially the same as those of constituent compounds, those of constituent compounds। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिख लो, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या मिल गया हमको, आयंस मिल गया, ठीक है। तो ये कार्नालाइट है, ठीक, वाटर में डिसॉल्व करने से क्या मिला, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है। और क्या बोला, थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि इनकी प्रॉपर्टी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ही शो करते हैं ये डबल सॉल्ट, ठीक है। सो सपोज आपने इस कार्नालाइट सॉल्यूशन लिया और आपने एक डिटेक्शन टेस्ट किया पोटेशियम के लिए, तो आपको डिटेक्शन टेस्ट जो है पोटेशियम का पॉजिटिव आएगा। जैसे हम टेस्ट करते थे ना, याद है हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते थे तो पोटेशियम का डिटेक्शन, सोडियम का डिटेक्शन, तो अगर आपने इस कार्नालाइट का सॉल्यूशन बनाया और उसमें पोटेशियम आयन के डिटेक्शन के लिए कोई टेस्ट परफॉर्म किया तो वो पॉजिटिव आएगा, आपको बताएगा कि भाई हाँ इसमें पोटेशियम आयन प्रेजेंट है।
क्लोराइड के लिए टेस्ट करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, मैग्नीशियम के लिए टेस्ट करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है, इसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें अगर आप Fe के लिए कोई टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको Fe का टेस्ट जो है नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब नाउ दे आर एक्टिंग एज अ होल न्यू थिंग, एक नया स्पीशीज़ बन गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो रिटेन नहीं रहती है, रिटेन रहती है, जबकि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या हो जाती है इनकी, यहाँ पर जैसे आयन में डालोगे वो लूज हो जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट जो टाइप है उसमें लिखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों एक ही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये दोनों का डिफरेंस जैसा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं जो लिखा रही हूँ उसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज coordination compounds exist in the solid state as well as when dissolved in water or any other solvent or any other solvent. Second point, they do not completely lose their identity in solution. They do not completely lose their identity in solution. Third point, the properties of coordination compound are different from the constituent. सो इसमें इसका एग्जाम्पल लिख लो K4FeCN6। इसको अगर हम जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4K प्लस आयन तो मिलेगा, पर क्या मिलेगा, FeCN6 आयन, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ओके। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। सो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे सब ने कोई भी थ्योरी नहीं दे पा रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, ठीक है ना, कि उसको कैसे डिफाइन करें, क्यों ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, क्यों किस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो रहा है, इस सब के लिए कोई थ्योरी नहीं दे पा रहा था। तो सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट है उनका नाम था अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, और उसने अपनी जो पोस्टुलेट्स है वो पुट फॉरवर्ड किए कि ये कैसे बनते हैं, है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, उसके बारे में सबसे पहले वर्नर अल्फ्रेड ने ही बताया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके से जो यहाँ पर ये मेटल है वो कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी मेटल होता है ना उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा ना कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो सब पढ़ा था ना हमने, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी है बोला, ठीक है। और दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब वो कितने एटम से अटैच है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो लिख लो वर्नर्स पोस्टुलेट्स या वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम। चलो पढ़ते हैं ऐसे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। तो पहला इसका जो पोस्टुलेट्स है लिखो, द मेन पोस्टुलेट्स आर, फर्स्ट, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metal exhibit two types of valencies, namely the primary valency and secondary valency. Second point, primary valency correspond to the oxidation state of the atom or ion. Primary valency corresponds to oxidation state of the atom or ion. It is ionizable. Second point लिखना है इसी में,
अच्छा हाँ, इसी के आगे फुल स्टॉप करके लिखो, इट इज़ आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय एनायंस। इट इज़ आयनाइजेबल and satisfied by anions, full stop. They are non-directional in nature, इसी में ही लिखो, पॉइंट नहीं है, इसी का ही है ये। They are non-directional in nature। ठीक, क्या लिखे एक बार समझ लेते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे भी मेटल या आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही उसकी क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी। जैसे Cu2+ है तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी क्या है, 2 है। Fe3+ है तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 3 है। और ये आयनाइजेबल होती है, मतलब इसको आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई Cu है तो Cu से हम क्या बना सकते हैं, इसका Cu2+। सो इट इज़ आयनाइजेबल एंड इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। और इस वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड कर सकता है, कोई एनायन ही सेटिस्फाइड। जैसे Fe3+ है तो इसके पास क्या होगा, कोई क्लोराइड आयन होगा, उसके साथ क्या बने करेगा, ये अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा तो FeCl3 बना लेगा। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको कोई एनायन ही सेटिस्फाइड कर सकता है और ये नॉन डायरेक्शनल है। मतलब अगर ये Fe के पास किसी भी डायरेक्शन में क्लोराइड आयन आया है तो उसके साथ वो क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इनके ये जो नॉन डायरेक्शनल टाइप का बॉन्ड बनता है यहाँ पर। ठीक, समझ में आया। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अब सेकेंडरी वैलेंसी जस्ट इसके अपोजिट होगी, वो डायरेक्शनल होगी, वो नॉन आयनाइजेबल होगी। ठीक है, सो लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसीज आर, थर्ड पॉइंट में, आर नॉन आयनाइजेबल they are satisfied by neutral molecules or negative ion. They are satisfied by neutral molecules or negative ion. The secondary valence is equal to the coordination number. The secondary valence is equal to the coordination number and it is fixed for a metal. तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज़ नॉन आयनाइजेबल। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, FeCN6 4-, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, तो इसकी प्राइमरी Fe की वैलेंसी जो होती है, Fe की क्या होती है, 3+ होती है। पर यहाँ पर जो है Fe के साथ क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6, या Fe की सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो Fe का जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, या तो कोई नेगेटिव आयन, जैसे Cn जो है इट इज़ अ नेगेटिव आयन, या फिर कोई जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो भी सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल है CO, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट में देख लेती हूँ सही है कि नहीं। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है ना, इस कोबाल्ट की अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करूँ तो वो 3+ है। ठीक है, पर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब इस ब्रैकेट के अंदर वो कितने कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर वो कितने कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है NH3 क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और इस क्लोरीन का एक नेगेटिव है ना, तो इसका -1 या 2 है तो कितना हो जाएगा, -2। तो इसकी जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी को या तो कोई नेगेटिव आयन सेटिस्फाई कर सकता है या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है और एक प्राइमरी, इसकी प्राइमरी वैलेंसी है +3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। क्यों, क्योंकि उसको ये जो 6 जो हमारे एक न्यूट्रल एटम है 4 और 2 जो है नेगेटिव आयन, वो जो है इसको क्या कर रहा है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड है ना उससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको प्राइमरी वैलेंसी निकालना है ना, तो जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं ना, वैसे ही हम प्राइमरी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस कोबाल्ट का सपोज X है, NH3 का 0,
क्लोरीन का -2 यहाँ -1, टोटल 0 कर दो तो x कितना आ गया +3। ठीक है, तो अगर आप इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं तो वैसे ही निकालेंगे जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे। ठीक है, पर सेकेंडरी वैलेंसी में हमको क्या देखना है कि सिर्फ ब्रैकेट वाला जो है कॉम्प्लेक्स जो है हमारा उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने आयंस हैं वो सब देख के हम फाइनल डिसाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक और इसमें पॉइंट लिख लो, दे आर डायरेक्शनल। नहीं लिखे हो क्या? दे आर डायरेक्शनल इन नेचर लिख लो इसी में, है ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी में ही लिख लेना, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। लास्ट पॉइंट है, द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस, द एटम्स, सॉरी क्या लिखो, द आयंस और ग्रुप्स बाउंड बाय दी सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल have characteristics spatial arrangements corresponding to different coordination number। स्पाशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल भी बोल सकते हो, स्पाशियल भी बोल सकते हो, स्पेशियल अरेंजमेंट्स corresponding to different coordination number। corresponding to different coordination number। अब ये स्पेशल अरेंजमेंट मतलब ये जो कंपाउंड्स है ना इसके अंदर ये जो है इसको लिगेंड्स बोलते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि इनको क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। सो ये लिगेंड्स का ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि मेथेन में क्या होता है, हाइड्रोजन एक पर्टिकुलर एंगल में ही कार्बन से अटैच होते हैं, 109.25 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी वैसे ही ये जो लिगेंड है वो कोई भी डायरेक्शन से आके नहीं कनेक्ट होते कोबाल्ट से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके कोबाल्ट से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और उनका एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर होता है, एक शेप होता है, एक ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो मैं कुछ कंपाउंड दे रही हूँ, आप सब उसका प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए। ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों में ही प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बताइए। हो गया क्या? अब मेरे पास सपोज ये दो कंपाउंड है। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा? आपको कुछ आइडिया है क्या? क्या क्या मिल सकता है मुझे? कितने क्लोराइड आयन मिलेंगे? पहले वाले में मुझे 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। ठीक है, और एक क्या मिलेगा? CONH3 6 और 3+ आयन। ठीक है, दूसरे को करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 1 क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट के जो बाहर है वो तो वैसे ही रहेगा। एक क्लोराइड आयन मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इससे अगर आपको ये पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सपोज अब इसका रिएक्शन मैं ना AgNO3 से कराती हूँ। ठीक है, अगर इनको वाटर में डिज़ोल्व करके इसका रिएक्शन मैं AgNO3 से करवाऊंगी तो मुझे कितना मोल, इस केस में कितना मोल AgCl मिलेगा? 1 मोल AgCl मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? क्योंकि एक Ag HCl से रिएक्ट करेगा और AgCl बना लेगा। पर इस केस में अगर मैं इस केस में
AgNO3 से करवाती हूँ रिएक्शन तो मुझे 3 मोल AgNO3 चाहिए रहेंगे और मुझे 3 मोल क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन है और यहाँ पर 1 क्लोराइड आयन है। समझ रहे? तो इसी फैक्ट को ध्यान में रख के हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इससे हमको ना कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। देखो यहाँ से हमको पता चल गया कि कौन सा बॉक्स के अंदर रहना है और कौन सा 3 जो क्लोरीन है वो बॉक्स के बाहर रहेंगे, है ना। तभी हमको 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे। हमको 1 क्लोराइड आयन चाहिए, मतलब हमको 1 को बॉक्स के बाहर रखना और 2 को उसके अंदर रखना है। ठीक है, तो इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा। तो उसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है हमको बनाना है, एग्जाम्पल 9.1। तो पहला देख रहे हैं, ये हो गया क्या, आपने बना लिया क्या, इसको लिख लिया ना? हाँ, अगर लिख लिया हो तो चलो आगे एग्जाम्पल 9.1। On the basis of the following observation made with aqueous solution, assign secondary valencies to metal in the following compounds. PdCl2 4NH3 है, ठीक है। आपने इस कंपाउंड को किस में डाल दिया, वाटर में, और AgNO3 से क्या करा दिया, रिएक्ट करा दिया। तो मुझे क्या मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें Pd जो है उसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। क्या बोल रहा है, क्या है, फिर से बोलो तो PdCl2 है ना, डॉट, इसको आप वाटर में डिजोल्व करके क्या किए, AgNO3 से रिएक्ट करवा दिए। तो मुझे क्या मिल रहा है, कितना मोल मिल रहा है, मतलब दोनों क्लोरीन क्या है उस बॉक्स के बाहर है। समझ रहे हैं? तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, सिर्फ 4NH3, मतलब Pd का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। समझ रहे? नेक्स्ट वाला देखो, NiCl2 डॉट 6H2O, इसमें 2 मोल मुझे AgCl के मिल रहे हैं। तो Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, या सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6, है ना। नेक्स्ट में है PtCl4 डॉट 2HCl, इसमें 0 मुझे मिल रहे हैं AgCl के, मतलब कितना हो जाएगा, मतलब एक भी क्लोरीन आयनाइज नहीं होगा। समझ रहे हैं? मतलब सबके सब क्या है, कॉम्प्लेक्स में है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोई भी बाहर नहीं है। तो 4 क्लोरीन के 2 HCl के, तो टोटल कितने हो गए, 6। नेक्स्ट वाले में COCl3 डॉट 4NH3, उसमें 1 मोल AgCl मिल रहा है ना। क्लोरीन के 2 और 4 किसके, अमोनिया के, तो 6 हो गए। अगला वाला PtCl2 डॉट 2NH3, इसमें हमको फिर से 0 मिल रहा है, तो 4, क्लोरीन के 2 और अमोनिया के 2, तो वो 4 उसके क्या हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। ठीक है, और अगर प्राइमरी वैलेंसी पूछे तो लास्ट में प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी +2, होगी कि नहीं, PtCl2 डॉट 2NH3, या इसे का ही देख लो, इसमें जो है PdCl2 डॉट 4NH3, Pd का सपोज x है, इसका -2, इसका 0, तो x का कितना हो गया, +2, तो प्राइमरी वैलेंसी +2 हो गई, जबकि हमारा सेकेंडरी वैलेंसी कितनी थी इस केस में, पहले वाले केस में 4 थी। ठीक है ना। तो ऐसे सेकेंडरी वैलेंसी निकालना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। तो पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये जो हम है ना, इस जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ही देख के हम कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। ठीक है, सो हम किसको देखते हैं हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सो क्या होता है डेफिनेशन, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल आयंस, सेंट्रल मेटल और आयन बॉन्डेड टू अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। सो इस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है, या आयन भी हो सकता है, वो जरूर है ना। ठीक है, दिस टोटल इज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
टोटल को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डेफिनेशन क्या है इसका? इट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम, उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा, या तो ये एटम भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सेंट्रल मेटल आयन होगा और वो किससे बॉन्डेड होगा? इट विल बी बॉन्डेड बाय द मॉलिक्यूल्स और आयन। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, इट इज बॉन्डेड बाय NH3 मॉलिक्यूल्स एंड क्लोराइड आयन, ठीक है। और फिक्स नंबर होगा, ऐसा नहीं कुछ भी नंबर। जैसे ना सबका ना कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सेकेंडरी वैलेंसी हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, वो फिक्स होगी कि भाई ये वाला मेटल सिर्फ यही कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है या सेकेंडरी वैलेंसी शो कर सकता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो फिक्स होता है ना, आप नाइट्रोजन को बोलोगे कि वो +2 स्टेट दिखाए तो हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे वो भी फिक्स होते हैं, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा हमने देखा कि भैया जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, स्कैंडियम +3 दिखाता है, जिंक +2 दिखाता है, तो वो सब फिक्स है ना। वैसे ही सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होती है? कुछ फिक्स्ड होती है हर एक मेटल्स के लिए। तो फिक्स नंबर ऑफ मेटल्स और आयन इस सेंट्रल मेटल आयन से क्या होंगे? बॉन्डेड होंगे उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल, ठीक है, दिस इज सेंट्रल मेटल, या फिर सेंट्रल मेटल भी हो सकता है या फिर वो आयन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल मेटल या आयन होते हैं ना, ये लुईस एसिड होते हैं। अब ये लुईस एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं। और लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये जो सेंट्रल मेटल है ना, वो ये जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इनको आगे देखेंगे जस्ट कि इनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ये जो मेटल्स हैं, ये जो आयंस है, ये सेंट्रल एटम से जो अटैच होते हैं ना, दे आर कॉल्ड लिगेंड्स, ठीक है। सो ये जो सेंट्रल मेटल है ये लिगेंड से क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको लुईस एसिड भी बोलते हैं, ठीक। तो सबके डेफिनेशंस आप अपनी बुक से लिख लेंगे या अपने बुक में मार्क कर लीजिए। In a coordination entity, the atom or ion to which a fixed number of ion groups are bonded in a definite geometrical arrangement around it is called the central atom or ion. एक डेफिनेट ज्योमेट्री से ही वो अरेंज रहते, कहीं भी अरेंज नहीं रहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है NiCl2H2O4, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रल एटम है और ये उसकी क्या है? लिगेंड्स है। यहाँ पर Ni जो है Ni2+ के फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ Cl2-2 है तो Ni क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि H2O तो क्या होगा? इसका 0 होगा, मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो ये Ni2+ के फॉर्म में है यहाँ पर सेंट्रल आयन। और सेंट्रल आयन आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज लुईस एसिड, ठीक। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है। लिगेंड्स क्या होते हैं? द आयन्स और मॉलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन in the coordination entity are called ligands. These may be simple ions, small molecules and larger molecules. जैसे यहाँ पर है एथिलीन डायमीन है, और इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन। सो ये लिगेंड्स अलग अलग हो सकते हैं। सिंपल क्लोराइड आयन हो सकता है, H2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, NH3। आप NH3 का बनाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसके पास, जिसको वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो लिगेंड्स जनरली वो होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लुईस बेस, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं लिगेंड का, और लिगेंड्स के टाइप पढ़ लेंगे फिर, है ना। फिर कैसे करें? पढ़ोगे और कि बाद में कल पढ़ेंगे? है हिम्मत? ठीक है। सो अगली क्लास में हम लिगेंड्स और लिगेंड्स के टाइप्स पढ़ लेंगे। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट है इसमें, जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, पॉलीहेड्रॉन, ये सब टॉपिक्स कवर कर लेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। और थोड़ा अब स्लो चल लेते हैं, अगले हफ्ते स्लो चलें या तो फास्ट ही चलें? पकड़े रहें, ठीक है। फिर तो अगली क्लास में हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।